नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गैंगस्टरों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। एनसीआर में देखिए, गाजियाबाद से अपराधी गिरफ्तार होता है जिसने पानीपत में हत्या की और फिर वह सबूत मिटा देता है। ये टिप्पणियां अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी हो सकती है तो शायद आप सीधा नाम योगी आदित्यनाथ की तरफ ले जाएं, क्योंकि माफियाओं के खिलाफ एक लंबी फहरिस्त है जो उन्होंने कार्रवाइयां की हैं और माफियाओं को नेस्तनाबूद किया है। लेकिन आपकी इस बार थोड़ा सा ये कल्पना गलत है, क्योंकि ये टिप्पणी और किसी की नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट कल एक सुनवाई के दौरान इस तरह की टिप्पणी करता है जिसमें वो कहता है कि इनके खिलाफ बेरहमी से कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वो आवाज है जो उत्तर प्रदेश से उठी थी और पूरे देश में योगी मॉडल के तौर पर दिखाई देने लगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट वापस वहीं क्यों पहुंच रहा है? लंबे समय से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगाता रहा जिसमें योगी आदित्यनाथ अगर माफियाओं के खिलाफ कुछ और सख्त कदम उठाते थे तो उस पर कई बार कोर्ट में तानातनी हुई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की ये टिप्पणियां की हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो सिस्टम मौजूदा है उसके अंदर इतना घुन लग चुका कि उसको किसी के सामने अगर किसी को उससे निपटना है तो उसको योगी आदित्यनाथ की तरह से एक फैसला लेना होगा कि कोई भी अपराधी कम से कम अपने जो खिलाफ जो गवाही देने जा रहे हैं उन लोगों को खुलेआम मार नहीं सकता है। वो अपराधी खुलेआम मुख्यमंत्री बन जाए, नेता बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए और उसके बाद उस इम्यूनिटी का पूरा इस्तेमाल करे, ये नहीं हो सकता है। आपको लगातार एक पूरा सिस्टम ब्रेक करना होता है और उसको तोड़ना होता है अगर आपको इस आम जनता को माफिया और नेताओं के जो एक अवैध गठबंधन से परेशानियां हैं उनसे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। पहले बात इस पर करेंगे, फिर हम लोग उत्तर प्रदेश पर। चूंकि आज ये एक बड़ी खबर मुझे दिखाई दी कि ये आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ये मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा कि इस सिस्टम में लगे हुए घुन से कोई वही टकराएगा जिसकी क्लैरिटी होगी, जिसके जहन में अपराधियों को निपटाना है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं रखना है, धर्म, जाति या फिर वो किसी मजहब के हों, उनको निपटाना ही एकमात्र उद्देश्य होगा। तभी आम जनता इस बात में कानून का शासन मान सकेगी। क्योंकि ये बात किस मामले में कही, पहले उस पर बात करते हैं। दरअसल गुरुवार को एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। उसने कहा कि कठोर अपराधियों के मुकदमों को जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है, गैंगस्टरों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, हमको इनसे छुटकारा पाना होगा। और कौन कह रहा है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की जो बेंच थी उसने कहा कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं तो केंद्र राज्य सरकार को मिलकर बनाना होगा। इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं और मुकदमे रोजाना आधार पर चलें। ऐसा लगता है कि सभी प्राधिकरणों ने मानो हाथ खड़े कर दिए हों। और जब बात मामलों की, लंबित मामलों की आती है, दरअसल लंबे समय से ये बात कही जा रही है कि जो सिस्टम बनाया गया है वो पूरा का पूरा सिस्टम इन माफियाओं को एक मदद करता हुआ दिख रहा है। वो बड़े आराम से अपने दुश्मनों का सफाया करते हैं और उसके बाद ये आतंक का राज और कायम होता है। उत्तर प्रदेश इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है और बिहार में दोबारा उभरते हुए आप उस अपराध को भी देख सकते हैं जो ये बताता है कि क्यों एक योगी आदित्यनाथ, चूंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, मैं एक मॉडल के तौर पर बात कर रहा हूं कि क्यों ये जरूरी होता है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस बात की जांच करे कि क्या जेल परिसर के भीतर समर्पित न्यायालय परिसरों की स्थापना की जा सकती है ताकि जो गैंगस्टर्स हैं, जो गैंग से जुड़े हुए अपराध हैं, उनकी सुनवाई जल्दी और सुरक्षित तरीके से की जा सके। पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में 60% ऐसे मामले जिनमें कोई आरोप ही तय नहीं हुए, वो आज तक पेंडिंग पड़े हैं। कोर्ट ने भी इस पर कहा कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि मामला सिर्फ इतना होता है कि वो लोग पकड़े जाते हैं और जमानत तक बस मामला रहता है, जमानत हुई और वो केस गायब हो गया। ये बात बहुत लंबे डिटेल के साथ थी, क्योंकि आज जब मुझे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट को
धीरे धीरे शनै शनै ये बात महसूस हो रही है कि आम जनता की कोई हैसियत और कानून, जिस कानून के बनाए गए इस खूबसूरत से महल में बैठकर वो फैसले सुनाते हैं, उनका कोई भी अर्थ जनता के लिए नहीं होता। क्योंकि अपराधी सरेआम, उत्तर प्रदेश में तो ये हाल हो गया था कि जो गवाह थे, मतलब जिनकी हत्या हो गई, वो तो मारे जा ही चुके हैं। उनमें से अगर कोई उनके सगे भाई बहन, क्योंकि बाकी तो कॉमन आदमी आजकल कहीं किसी पर नहीं मिलता, आपने देखा होगा सबसे पहले डर का जो कारण बैठा वो उन्हीं माफियाओं ने सबसे पहले उस जो इंडिपेंडेंट गवाह होता है उसके कत्ल शुरू किए, उसके परिवार वालों पर हमले शुरू किए, और धीरे धीरे ये पूरा एक जो गैंगस्टर का दुनिया है वो हमने फ्लोरिश होते हुए अपनी आंखों के सामने इस पूरे प्रदेश में देखी। और धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे माफियाओं का वही राज चलने लगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इंडिपेंडेंट गवाह भागे, उसके बाद उन लोगों ने अगर कोशिश की, उनके परिवार वालों ने, तो फिर उन पर हमले शुरू हुए। ये बिहार में तो आपने देखा ही है किस तरह तेजाब से जला दिया गया था, किस तरह से उसको तेजाब में 2 भाइयों को डुबो के मारा गया। आप एक उंगली तेजाब में डाल के देखिए, हल्का सा उस तेजाब के करीब से जाकर देखिए, या तेजाब में गलते हुए लोहे को देखिए, और फिर उस 2 शरीरों की बात कीजिए, 2 युवाओं की बात कीजिए जिनके माँ बाप के सामने जिनको जिंदा जला दिया तेजाब से नहलाकर। इस तरह की मौत शहाबुद्दीन ने दी थी चंदा बाबू के बच्चों को, ये तो अलग। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में दौड़ा दौड़ा कर मारने की एक सैकड़ों घटनाएं थी। लेकिन जब यहाँ योगी आदित्यनाथ आए उस वक्त से बदलाव आया। खैर मैं पहले इस खबर पर आता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, एनसीआर एक ऐसे उसमें बदल चुका है जो क्राइम का ऐसा हब हो चुका है। यहाँ लॉरेंस बिश्नोई है, फजलपुरिया है, और पता नहीं कितने गैंग्स हैं अब जिनके नाम याद रखना, छेनू गैंग है, फिर कोई और गैंग है। ये दिल्ली के हैं जो देश की राजधानी है, जहां बैठ के सुप्रीम कोर्ट तमाम फैसले सुनाता है। जिस सुरक्षित वातावरण में सुप्रीम कोर्ट रहता है उसमें एनसीआर के लोग नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस उनकी सुरक्षा तो कर रही है लेकिन आम आदमी की सुरक्षा के नाम पर वहां कुछ नहीं होता। और ये जो गैंग मैं बता रहा हूं, ये जेलों से ऑपरेट हो रहे इंटरनेशनल गैंग, यानी पूरा देश एक आंखों के सामने गैंगस्टर्स को हीरे बनते देख रहा है। पहले तो फिल्मों में हीरो बने, दीवार जैसी या किस्मत जैसी जो फिल्म थी अशोक कुमार की, जिसमें एंटी हीरो थीसिस शुरू हुई थी, और आज तक वो देश में डर, बाजीगर, इस तरह की फिल्में जो क्रिमिनल को हीरो बनाती हैं और उसकी लार्जर देन लाइफ से जो है उसकी इमेज क्रिएट करती हैं। रईस जैसी फिल्में आती हैं जो लतीफ जैसे माफिया को हीरो बनाती हैं, हाजी मस्तान के लगे हुए पैसे। यानी ये कहानियां तो बहुत पीछे जाती हैं, लेकिन जो इन कहानियों का इलाज है वो आपको मुंबई में भी दिखा था कि जब, हालांकि ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी को ये छूट दे देते हैं, चूंकि जो लाइसेंस टू किल है वो तो स्टेट के पास ही होता है, लेकिन जब आप ये छूट आबाद दे देते हैं तो फिर मुंबई में जिस तरह से जो एनकाउंटर एक्सपर्ट निकले थे, जो स्पेशलिस्ट जिनको कहा गया था, वो सबके पास भी संपत्ति का आबाद वो निकला, ये अलग बात है। लेकिन मुंबई से जिस अपराध का, क्योंकि मुंबई में लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया था, फोन की घंटी लोगों के उसमें डर पैदा कर देती थी। ऐसे में जब वहां गोली का जवाब गोली से दिया गया, अगर आप उन तमाम केसेस की जांच करते हैं तो देर सबेर आपको, अगर आपने कवर किया है अपराध, तो आप समझ जाएंगे कहाँ कहाँ कमियां हैं। लेकिन फिर ठीक है, कानून की गार्ड में उन सबको सफाया किया गया, आखिरकार कचरा हटाया गया, और उस कचरे को हटाने में बहुत सारे लोगों के हाथ गंदे हुए, बहुत सारे लोगों की कपड़ों पर दाग आए, और बहुत सारों के अंदर आत्मा चरित्र तक वो दाग पहुंचे। लेकिन मुंबई में उन माफियाओं का सफाया हुआ जिनको आप हर समय सड़क पर गैंगवार करते देखते थे, हॉस्पिटल में घुस के मार रहे थे। अब ये कहानियां फिर वहां से चल के आ गई छोटे इलाकों में। उत्तर प्रदेश जैसे शहरों ने तो इसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो ये ऐसे लगा कि जैसे इसका कभी अंत ही नहीं होने जा रहा है। और अब वो चीज आपको यहां दिख रही है। लॉरेंस बिश्नोई हो या पता नहीं उनके नाम, गोल्डी और अलग अलग उनके नाम, वो अब सलमान खान जैसे हीरो को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़ा हीरो, या वो है कि एक सेलिब्रिटी है, वो उसके घर के पार जाकर, मतलब पुलिस पूरी सिस्टम उसके लिए लगा रहता है, वहां जाकर भी वो हमला करने की हैसियत रखते हैं। जेल के अंदर से वो पूरे इंटरव्यू देते हैं, बयान जारी करते हैं। देखिए अभी तक उस पर कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि ये लगातार बात होती, चलता रहता है, फिर रुक जाता है कि कैसे ये एयर भी कैसे होता है इस तरह के लोगों को हीरो बनाना। क्योंकि ये जिम्मेदारी भी पत्रकारिता की है। जो ये कहते हैं कि साहब नहीं हम तो सिर्फ सच दिखाते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारा सच नहीं दिखाया जाता उस तरह से।
और आप सच जानबूझ के आपको मालूम होता है कि सच कैसे दिखाया जाता है ताकि वो कैसा दिखाई दे। तो ये एक के बाद एक आपको ये सब सिस्टम में बड़ी चीज दिखाई देगी। तो मुझे ये आज एक खबर लगी कि पुलिस ने जो कहा कि रील्स और सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को जो महिमा मंडित करने वाले वीडियो के अवसर हैं उनको कम किया जा सकता है, और ये अक्सर तब बनाए जा सकते हैं जब इन अपराधियों को जेल से कोर्ट लाया जाता है। आजकल उत्तर प्रदेश के भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे माफियाओं के वीडियो और लाखों में चलते हैं। जब वो चलते हैं, भैया जी के पैर छू रहे हैं, भैया जी गाड़ी खोल रहे हैं, तमाम लोग, ये सब चीजें आप भले ही किसी जाति के हों और उस जाति को सपोर्ट करने के लिए आप माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देर सवेर इसका फंदा आपके गले पर कसता है। ये कोई भी राष्ट्र की, किसी भी राष्ट्र की मजबूती में माफिया या कोई क्रिमिनल्स उस मजबूती का हिस्सा नहीं होते। हालांकि इतिहास कुछ और भी कहता है, उस पर फिर कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन पुलिस का ये एफिडेविट था जिस पर ये कोर्ट की टिप्पणियां थी। एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि आरोपियों को जमानत या देरी के अन्य कारणों का सहारा लेने का अवसर कम होगा अगर कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई हो, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, गवाहों और पीड़ितों को संरक्षण मिलेगा, और जैसे मकोका या एनएसए जैसे आदि का समय से इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा अब ये केस क्या है जो बताया गया, चूंकि ये गैंगस्टर की बात हो रही, सिर्फ स्पेसिफिक गैंगस्टर कोर्ट में जो गैंगस्टर जो केस पेंडिंग है उनकी बात हो रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से बहस करते हुए एसजी ने कहा था कि कुल 288 मामलों में से केवल 108 मामलों में अभी तक आरोप तय हुए जो अभी पड़े हैं, पेंडिंग है बहुत सालों से। 180 में पेंडिंग होने हैं और तय मामलों में, यानी आप सोचिए 108 में से सिर्फ 2-3 मामलों में ही कन्विक्शन हुआ है, 2 सिद्धि हुई है। कितने में? 2-3 में। कितने में से? 288 मामलों में से। आप इसका परसेंटेज देखकर देखिए, बाकी सब मामलों में 10 मामलों में तो आरोपी बरी हो गए। 108 में से 80% से ज्यादा अभी प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस है उसी के उस पर है। तो ये औसतन एवरेज जो लग रहा है, आरोप तय होने के बावजूद भी 2 साल के करीब एवरेज लग रहा है। और वो क्या है, क्योंकि अदालतों में पहले से दूसरे काम है, सुनवाई चल रही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी टिप्पणियां उस वक्त की हैं जब उनको दिल्ली के तमाम अपराधियों के बारे में, लेकिन जैसे ये बात यूपी या दूसरी जगह पर आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके खिलाफ फैसले दिए। मैं इसलिए आज मुझे इसलिए लगा कि आज सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो योगी आदित्यनाथ आते ही कह चुके थे। और आप उनका पार्टी के नाम पर विरोध कर सकते हैं, आप दूसरी चीजों पर विरोध किया जा सकता है, लेकिन ये करना कि कानून व्यवस्था पर शायद एकमात्र इलाज जो किया गया वो ही मौजूद था। क्योंकि मैं कुछ जो आपको कुछ लोगों के नाम आपके याद हैं, लेकिन मैं उन सब के नाम एक बार मोटा मोटी बताता हूं। मुख्तार अंसारी आपको मालूम है अब नहीं है। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर से विधायक तक बनता है ये तय करता है, लेकिन हत्या, फिरौती, वसूली, रंगदारी के इतने मामले, दर्जनों मामले थे। पंजाब की जेल में ले जाकर उसको बचाव किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार लाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई और बांदा जेल में वापस लाया गया जहां उसकी बीमारी से मौत हो गई। उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक सीज हो चुकी। गैंगस्टर एक्ट पीएमएलए के तहत लगातार अभी तक कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई तभी हो पाई जब उसके लिए कई अदालतों पर, सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद अतीक अहमद जो अब नहीं है, उसका भाई जो उसके साथ था अशरफ वो नहीं है, लेकिन इन लोगों के जिंदा रहते हुए इस देश को भी तब पता चला जब वो मर गए। उस देश को तब तक ये पता नहीं चला कि हाई कोर्ट के जज, लगभग 10 जजों में से 9 जजों ने मना कर दिया, उसका केस सुनने से मना कर दिया। उसके खिलाफ केस नहीं चल पा रहे थे, सैकड़ों मुकदमे, कोई गवाही देने नहीं आया। उसका सफाया हुआ 100 से अधिक आपराधिक मामले थे, वसूली, हत्या, अपहरण, चुनावी रंजिश, और फिर आपको मालूम है 2000 गुजरात की जेल से उसको लाया गया और 2023 में बेटों सहित उसका बेटे उसके जो है अभी 2 जेल में भी हैं, और एनकाउंटर हुआ, मतलब एनकाउंटर उसके बेटे का था। उसको तो खैर प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में उन लड़कों ने मार दिया था। विजय मिश्रा, बाहुबली विधायक, ठेकेदारी, हत्या, रंगदारी, जेल में बंद, गैंगस्टर चार्ट करके गैंगस्टर लगाया गया और उसके बेटे और परिवार पर। राम कृपाल और बाबा आजमगढ़ का बड़ा गुर्गा मारा गया। कमलेश कन्नू गाजीपुर माफिया अंसारी का बहुत करीबी, संपत्तियां कुर्क 2022 में एनकाउंटर। नसीम बाबा उर्फ बहराइच, वर्चस्व के लिए हिंसा, मर्डर, जमीन, 2023 में 20 करोड़ से अधिक संपत्ति। दाऊद के उत्तर प्रदेश के कुछ नाम, उत्तर प्रदेश एनआईए, एटीएस, इसके अलावा अकबर बंजारा 200 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज, गो हत्यारा,
गो के इस तरह के सैकड़ों पुलिस एनकाउंटर में लगभग 180 से ज्यादा लोग मारे गए। गैंगस्टर के तहत 10,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और एनएसए यूपीए गए 200 से ज्यादा और कुर्क संपत्ति 2024 तक 2,500 करोड़ से ज्यादा थी। अब तो ये 4,100 करोड़ से ज्यादा का है और गिरफ्तार लोग तो 20,000 से ज्यादा। ये जीरो टॉलरेंस के साथ किया गया। लेकिन अगर मैं आपको इसमें फिर मैं बताता हूं कि अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के पर कब कब उसका मुकाबला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की बुलडोजर और माफिया उन्मूलन नीतियों पर 17 से 2025 के कुछ केस देख लेते हैं। प्रयागराज और कानपुर में बुलडोजर जब कार्रवाई शुरू हुई थी वो क्या थी कि जो कि प्रयागराज में कोई टिप्पणी हुई पैगंबर मोहम्मद साहब पे, उसके बाद दंगा और योगी सरकार ने बुलडोजर से दंगाइयों के घर गिराए। उस पर सरकार ने बाकायदा सरकार ने कहा कि ये अवैध निर्माण थे और नियमित प्रक्रिया के साथ गिराए गए। लेकिन बी.वी. नागरत्न और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, मैं वापस उसी बेंच का नाम ले रहा हूं, उन्होंने कहा कोई भी राज्य कानून के शासन से बाहर नहीं है, आप कानून का पालन किए बिना गिरा नहीं सकते, बदले की कार्रवाई मानी जाएगी। मतलब आज भी ये तो कोर्ट ने फिर भी कहा है कि कानून के साथ होना चाहिए, लेकिन जो एक एक्शन लिया जा रहा था उसको रोकने के लिए भी ये लगातार इस तरह की टिप्पणियां हो चुकी। जो कार्रवाइयां कर, अगर वहां योगी आदित्यनाथ नहीं, जो अभी ये सवाल हो सकता है भाई आप योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं, अगर वहां योगी आदित्यनाथ ना हो तो फिर आपको क्या लगता है कि वो अफसरों के पीछे कोई मुख्यमंत्री खड़ा होगा? जिसको सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलेगी वो अपने लिए कोई परेशानी खड़ी करेगा? अफसर को भी तभी ताकत मिलती है जब उसके पीछे खड़ा हुआ नेता पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है, जो कहता है कि आप चलिए मैं देखूंगा, तो वो आपको दिखाई देता है। उसी तरह जमीयत उलेमा ए हिंद का एक मामला है, उन्हें सरकार विरोधियों के खिलाफ बुलडोजर हथियार की तरफ कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया के बिना घर गिराए जा रहे हैं। अदालत ने फिर कहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कहा गया इफ डेमोलेशन इज बीइंग यूज्ड एज पेनल्टी मेजर विदाउट ड्यू लीगल प्रोसेस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन इसमें मोहम्मद जावेद का एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसका घर गिरा दिया गया था, आपको मालूम होगा। वो प्रयागराज में जब उसके क्या साहब ये मशीन इसका यहाँ मशीन थी और पत्रकारिता से जुड़ा बताया गया, उस समय क्या कानून के दायरे में हुआ, क्या सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से। और जब इसकी जब केस हुई तो अतीक अहमद का, तो कोर्ट ने पूछा था जब उसका घर जो कसारी मसारी का और वो तमाम चीज़ें जो उसने माफिया इतने बड़े घर बनाए थे प्रयागराज में, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो साहब उनका घर है, इसका अपराध से कोई लेना देना नहीं। वो जो गद्दी तांगा चलाता था उस आदमी ने इतने बीघे में बनी हुई कोठी बना ली, लेकिन उसका कोई अपराध से लेना देना नहीं, वो जादू के चिराग से पैदा हुई संपत्ति थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी पूछा था कि साहब क्या ये जब्ती पीएमएलए के साथ हुई या पुलिस के आदेश पर। तो ये एक सवाल नहीं है, बहुत सारे हैं। फरवरी 2024 में उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए और एनएसए को अनुशासित तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये कानून, आतंक और संगठित अपराध के लिए और माफिया असंतुष्ट पर नहीं। जो माफिया बन ही जाता है उसके पास आप क्या लगाएंगे, क्योंकि अभी भी इतनी शक्ति के बावजूद चूंकि अलग अलग वो राह खोजते हैं, उनको मालूम है अगर हमारी अगर हमको कभी भी अगर हमको ये लगेगा कि कहीं से मदद मिल सकती है तो फिर हमको कोई ज़रूरत नहीं। तो आज मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो बयान आपने सुना, ये बयान ये बताता है, एक मजबूरी भी बताता है सिस्टम की, कि जब सिस्टम के अंदर इस तरह से घुन लग जाता है तो उसको हटाने के लिए आपको कोई ऐसे मेजर अपनाने पड़ते हैं और आपके मुंह से निकलता है कि इनके खिलाफ बेरहम तरीके अपनाएं। ये बेरहम है, बेरहमी से निपटा जाना चाहिए। तो उनसे निपटने के लिए सरकारों को फिर इसी तरह काम करना पड़ता है जैसे योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ की कार्रवाइयों में एनकाउंटर्स हुए, बहुत सारे घर गिराए गए, लेकिन अब उन घरों पर जब वो गरीबों को मकान मिलते हैं तो फिर ये यकीन दिलता है कि हाँ, सिस्टम में एक आवाज़ बचती है अगर कानून के मुताबिक भी किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये एक बयान योगी आदित्यनाथ को ये तो कह सकता है कि हाँ, कम से कम अपराधियों से निपटने की उनकी नीति ठीक है, नीयत ठीक है। मतलब नीति पर जरूर सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उनकी नीयत वही है जो सुप्रीम कोर्ट की है कि किसी भी तरह अपराधियों को खत्म किया जाए। तो आज इतना ही। इस वीडियो में मैं एक ही छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ इसको देखते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या आता है। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।